everyone, once again Low Prep Tutorials presents you the CR session, and in this session we are going to discuss about the paradox. What is the meaning of paradox? What is the paradox? What are the types of paradox? एक्चुअली में पैराडॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, डील कैसे करना है, आज के सेशन में हम इस बारे में बात करेंगे। तो पैराडॉक्स अगर स्टार्ट करें तो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है पहले। So paradox means the contradictory situations my bad या फिर contradictory scenarios। कॉन्ट्राडिक्टरी सिनेरियोज मतलब जब आपके पास एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और एक नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों के दोनों अवेलेबल हो, एक सिंगल वेरिएबल से या सिंगल सिचुएशन से रिलेटेड। मतलब जब आपके पास एक पैसेज के अंदर एक मेन आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड एक पॉजिटिव पॉइंट दिया हुआ हो और एक नेगेटिव पॉइंट भी दिया हुआ हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स अज्यूम कीजिए मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है राम, और राम जो है बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला बंदा है। पूरे 24 घंटे में से कम 12 से 16 घंटे वो पढ़ाई करता रहता है, पूरे दिन पढ़ता रहता है, जब देखो पढ़ रहा है। ठीक है, तो राम इज अ स्टूडियस स्टूडेंट, बट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑल्सो। ही इज स्टूडियस बट स्टिल ही इज गेटिंग 60 आउट ऑफ 120। वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, पूरे दिन में कम से कम 12 से 16 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन उसके फिर भी मार्क्स आ रहे हैं 60 120 में से। पॉजिटिव साइड, ही इज अ स्टूडियस स्टूडेंट, एंड द नेगेटिव साइड दैट मीन्स ही इज नॉट गेटिंग द गुड मार्क्स, गुड एनफ मार्क्स विच ही एक्सपेक्ट, विच अकॉर्डिंग टू हिज स्टडीज ही शुड गेट। ठीक है, तो उसके नंबर कम आ रहे हैं लेकिन पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो पॉजिटिव सिनेरियो भी है, नेगेटिव सिनेरियो भी, रिलेटेड टू होम, रिलेटेड टू राम ओनली। तो जब भी एक पैसेज के अंदर दो कॉन्ट्राडिक्टरी सिनेरियोज आपके सामने चल रहे हो तो आप समझ जाइएगा कि उस पैसेज में हम पैराडॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, पैराडॉक्स का एक और नाम होता है, अगर एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन में पैराडॉक्स की जगह आपसे डिस्क्रिपेंसी पूछ ले, पैसेज में, तो समझ जाइएगा डिस्क्रिपेंसी का मतलब भी पैराडॉक्स होता है। या फिर वो डिस्क्रिपेंसी की जगह एक और वर्ड यूज कर सकता है जिसको बोलते हैं एपरेंट पैराडॉक्स या फिर एपरेंट कॉन्ट्राडिक्शन। अगर पैसेज में एपरेंट कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिखे, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको एपरेंट कॉन्ट्राडिक्शन दिखे, तो आप समझ जाइएगा वो पैराडॉक्स की बात कर रहा है। तो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं एक सिंगल वर्ड से रिलेटेड। तो पैराडॉक्स हो, डिस्क्रिपेंसी हो, एपरेंट कॉन्ट्राडिक्शन हो, तीनों में सेम चीज जो जस्टिफाई होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन रिलेटेड टू सिंगल एलिमेंट। ठीक, अब पैराडॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आइडेंटिफाई द पैराडॉक्स, आइडेंटिफाई द पैराडॉक्स। अभी एक और एग्जांपल समझाता हूं आपको, और अच्छे से क्लियर होगा कि पैराडॉक्स में है क्या। या फिर इसमें आता है इलस्ट्रेट द पैराडॉक्स। आइडेंटिफाई द पैराडॉक्स और इलस्ट्रेट द पैराडॉक्स दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, दोनों में सेम चीज बतानी होती है कि पैसेज में जो पैराडॉक्स चल रहा है उसको किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में इलस्ट्रेट कर दो, या फिर गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आइडेंटिफाई कर रहा है पैराडॉक्स जो पैसेज में गिवन है। बात एक ही है, घुमा फिरा के पूछी जाती है, कंफ्यूज नहीं होना। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिजॉल्व द पैराडॉक्स और एक्सप्लेन द पैराडॉक्स। कंफ्यूज नहीं होना। रिजॉल्व द पैराडॉक्स का मतलब जो पैराडॉक्स, जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस हैं उनके बीच में सॉल्यूशन क्या हो सकता है, दैट इज रिजॉल्व। और एक्सप्लेन द पैराडॉक्स का मतलब जो पैराडॉक्स सिचुएशन आ रही है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आ रही है, उसके पीछे रीजन क्या है। अब सीधी सी बात एक सोचिए, अगर मैं कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन के पीछे रीजन बता दूंगा तो उसका सॉल्यूशन तो अपने आप जस्टिफाई हो जाएगा। दैट मीन्स अगर रिजॉल्व और एक्सप्लेन पूछ रहा है
तो दोनों के अंदर जोन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे टिक कीजिएगा, चाहे वो आपका रिजॉल्व से रिलेटेड, सॉल्यूशन से रिलेटेड, या फिर रीजन बिहाइंड द पैराडॉक्स। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। एक्सप्लेन द पैराडॉक्स के अंदर एक प्रॉब्लम है, ये समझ में आना चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप इसका क्वेश्चन गलत कर सकते हो, पॉसिबिलिटी हो जाती है। एक्सप्लेन द पैराडॉक्स के अंदर आपको बताना होता है रीजन, एंड रीजन का मतलब होता है कॉज। ठीक है, कॉज दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनेट, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल कॉज, एक होता है आपका ऑर्डिनरी कॉज। अगर आपने कॉज एंड इफेक्ट पढ़ा हुआ होगा तो प्रिंसिपल कॉज वो होता है जिसके पीछे कोई पॉसिबिलिटी के चांसेस नहीं होते, और ऑर्डिनरी कॉज वो होता है जिसमें आपके मल्टीपल पॉसिबिलिटी के चांसेस होते हैं। जैसे कि इफ आई से दैट इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड कप मैच, इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड कप मैच, और दिस इज एन इफेक्ट, इसके पीछे रीजन ढूंढा हमने, that the bowler played well or the batsman played well or the fielders played well or the wicket keeper played well, बहुत सारे reasons आ गए। those all reasons are the ordinary cause. But if I say that in this scenario, in the same scenario, if I say that all the players of Indian cricket team played well, सारे के सारे अच्छे से खेले, तो इसके अलावा और कोई रीजन नहीं होगा। तो प्रिंसिपल कॉज क्या होता है, जिसके पीछे कोई पॉसिबिलिटी ना बन रही हो। एक्सप्लेन द पैराडॉक्स के अंदर जो हमें कॉज बताना होता है बेटा, वो प्रिंसिपल कॉज बताना होता है, ऑर्डिनरी कॉज नहीं। सही, सिंपल है। मैं एक्सप्लेन करता हूं अब इसको एग्जांपल से। एक सिनेरियो लेते हैं। फर्स्ट वन, द ऑडियंस फॉर द टेलीविजन शो बिग बॉस has nearly doubled since the show's airtime was moved to a more popular slot 6 months ago. उन्होंने कहा कि जो बिग बॉस शो था वो जो है ना बहुत ज्यादा लोकप्रिय होने लगा, बहुत ज्यादा लोग उसको देखने लगे। क्यों देखने लगे? क्योंकि वो एक मोस्ट पॉपुलर स्लॉट पे आ गया, आना स्टार्ट हो गया। बिग बॉस मान लीजिए पहले 7:30 बजे आ रहा था, अब 7:30 बजे तक सारी की सारी जनता, सारे के सारे लोग अपने काम को छोड़ के घर नहीं पहुंचते, तो उन्होंने स्लॉट का टाइम चेंज करा और टाइम कर दिया 10:30 बजे। अब 10:30 बजे ऑलमोस्ट सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे व्यूअर्स जो होते हैं वो घर पे होते हैं, खाना खा के बैठे होते हैं टीवी के सामने, ठीक है, टीवी देखने के लिए। क्योंकि उन्होंने टाइम चेंज करा 6 महीने पहले, इसकी व्यूअरशिप बढ़ गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेल्स ऑफ मर्केंडाइज बियरिंग द बिग बॉस लोगो हैव डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। नाउ द सिनेरियो सेड कि व्यूअरशिप बढ़ी 6 महीने पहले टाइम स्लॉट चेंज करने से, व्यूअरशिप बढ़ रही है, दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन जो सेल एसोसिएटेड है उस पर्टिकुलर बिग बॉस लोगो से, बिग बॉस का लोगो एक टी शर्ट पे लगा हुआ है या फिर किसी बॉटल पे लगा है, टिफिन पे लगा है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट चीज हम ले लें, उसकी सेल गिरती जा रही है। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? अगर कोई शो पॉपुलर हो रहा है तो उससे एसोसिएटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सेल बढ़ती है। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ एवेंजर्स, अगर आप मार्वल एवेंजर्स के फैन हैं और आपको एवेंजर्स मूवी पसंद है, तो उससे रिलेटेड जितने भी एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, उसको लोग खरीदना स्टार्ट कर देते हैं जिनको वो मूवी पसंद आती है, ठीक है। तो इसकी सेल भी बढ़नी चाहिए, बट इसकी सेल गिरती जा रही है। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इफेक्ट्स इन दिस सिचुएशन। पॉजिटिव क्या है? व्यूअरशिप बढ़ रही है। नेगेटिव क्या है? सेल डिक्रीज हो रही है। इस चीज को जस्टिफाई करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट टू रिजॉल्व द पैराडॉक्स और डिस्क्रिपेंसी? आपको बताना है कि नीचे दिया हुआ कौन सा ऑप्शन इस पैराडॉक्स को रिजॉल्व कर देगा। या तो एक्सप्लेन कर रहा हो या फिर सॉल्यूशन दे रहा हो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस। द ऑडियंस डबल्ड बिकॉज देयर वाज नो अदर शो गुड एनफ टू कैप्टिवेट देम। खत्म। पैराडॉक्स ये नहीं है कि उसकी शो की पॉपुलैरिटी और व्यूअरशिप बढ़ रही है, पैराडॉक्स ये है कि व्यूअरशिप बढ़ने के बावजूद सेल कैसे गिर रही है। तो इसके अंदर तो आधा ऑप्शन है, इसमें व्यूअरशिप की बात हुई, तो ये पैराडॉक्स रिजॉल्व नहीं कर रहा। सेकंड ऑप्शन, इंक्रीज पॉपुलैरिटी ऑफ द शो डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ मर्केंडाइज एसोसिएटेड विद दैट शो। खुद सोचो, अगर मैं किसी पर्टिकुलर शो की बात कर रहा हूं और वो पॉपुलर हो रहा है और उससे एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी कॉस्ट कम हो जाए, तो क्या लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, कम खरीदेंगे? खुद सोचिए, ज्यादा खरीदेंगे, बट यहां तो सेल गिर रही है।
दैट मीन ये भी आंसर नहीं है भाई। मेरे को एवेंजर्स पसंद है, लेकिन एवेंजर का जो टोनी स्टार्क का जो मास्क वाला टॉय है वो मार्केट में 200 रुपये का मिल रहा है, 250 रुपये का मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं लूंगा भाई। थर्ड वन, इट इज द विश ऑफ द पीपल वेदर टू बाय अ पर्टिकुलर मर्केंडाइज और नॉट। ऑब्वियसली इट्स देयर विश, बट इन्फ्लुएंस नाम की भी चीज होती है ना। मैं अगर किसी चीज से इन्फ्लुएंस होता हूँ तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होऊंगा। मुझे मार्वल्स पसंद है, मुझे बिग बॉस पसंद है, तो मैं बिग बॉस लोगों की टी शर्ट खरीदना पसंद करूंगा क्योंकि आई एम द फैन ऑफ बिग बॉस। एग्जाम्पल ले रहा हूँ खाली। इट्स नॉट अबाउट विश, विश से पैराडॉक्स जस्टिफाई नहीं होता। Increased popularity of the show drives up the cost of the merchandise associated with that show. Now this is the point. आप खुद सोचिए, बिग बॉस की व्यूअरशिप बढ़ रही है एंड इंस्टेड ऑफ दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, जो उससे रिलेटेड एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी कॉस्ट बढ़ गई। मान लीजिए मुझे बिग बॉस पसंद है, लेकिन बिग बॉस के लोगो वाली टी शर्ट मार्केट में 2,500 या 3,000 रुपये की मिल रही है, मैं पागल हूँ, उसको खरीदूंगा। मैं उससे बढ़िया एडिडास से पूमा की टी शर्ट नहीं खरीदूंगा। ध्यान से समझो, क्योंकि एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ गई, इस वजह से लोगों ने उससे खरीदना बंद कर दिया, उसकी जो सेल है वो गिर गई। व्यूअरशिप बढ़ रही थी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स की जैसी कॉस्ट बढ़ी लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। तो व्यूअरशिप बढ़ रही है, सेल गिर रही है। रीजन क्या दिया इन्होंने कि लोगों को ये पसंद तो आ रहा है, लेकिन एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लोग खरीद नहीं पा रहे, इसलिए उसकी सेल गिर रही है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द जस्टिफाइड आंसर। एक्सप्लेन करो, रिजॉल्व करो, व्हाट्सोएवर, आपको बताना है या तो प्रिंसिपल कॉज या सॉल्यूशन ऑफ द पैराडॉक्स। सिंपल। और बिग बॉस की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, व्यूअरशिप बढ़ रही है, सेल गिर रही है। क्यों पॉपुलर क्यों बढ़ रहा है, हो रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग देख पा रहे हैं। सेल गिर रही है क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो गई, इसलिए लोग परचेज नहीं कर रहे। जस्टिफाइड आंसर, सिंपल। इसको बोलते हैं बेटा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में आपको और 4 to 5 एग्जांपल से समझाऊंगा, देन हम इसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट एग्जांपल। बहुत सिंपल है। कॉलर्स टू अ कस्टमर हेल्पलाइन। एक कस्टमर हेल्पलाइन थी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉल सेंटर। Callers to a customer helpline frequently complain about the quality of services. 70% of survey respondents cited that the service agents lack of knowledge of how to solve the problems they were calling about. To address the problem, management decided that each service agent should go through regular training. Each agent spent half a day each week in sessions covering how to respond to callers' problem. Nevertheless, after 3 months of training, the rate of caller complaints has not decreased. इन्होंने बोला है कि एक पर्टिकुलर कॉल सेंटर है, मान लीजिए हम यहाँ पे कस्टमर सर्विस ले लेते हैं एलजी का, ठीक है। एलजी का एसी भी आता है, फ्रिज भी आता है, टीवी आता है, बहुत सारी आयरन भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक। तो एलजी के कस्टमर सर्विस सेंटर में प्रॉब्लम ये आ रही है, सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको पर्सनली मत लेना, कि वहां पे जो भी कॉल करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स जो कॉल कर रहे हैं, जो कस्टमर है जो कॉल कर रहे हैं, उनकी कॉल के अगेंस्ट उनको वाइबल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। मान लो मेरे घर में एलजी का एसी है और वो ढंग से काम नहीं कर रहा, मैंने कॉल करा कॉल सेंटर पे, कस्टमर केयर पे, उन्हें पता ही नहीं एसी को ऑपरेट कैसे करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो 70% लोग जो है उन्होंने डिससेटिस्फेक्शन जाहिर किया, सही। इसके अगेंस्ट मैनेजमेंट ने क्या करा, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा। उन्होंने कहा हर एजेंट को हर हफ्ते एक दिन में से आधा दिन ट्रेनिंग पे देना पड़ेगा, रेगुलर ट्रेनिंग पे, जिससे कि वो सीख सके इस चीज को। ईच एजेंट स्पेंड हाफ अ डे ईच वीक इन सेशंस कवरिंग हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द कॉलर्स प्रॉब्लम। समझ में आ गया। इतना करने के बावजूद भी जो कॉलर्स की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं हुई। दैट मीन्स अभी भी 70% लोग ऐसे ही हैं जिनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है। ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस नहीं हो रही, प्रॉब्लम अभी भी उतनी की उतनी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट, हाउ कुड दिस बी हैपन? सो लेट्स चेक व्हाट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू most help to explain why the training failed to achieve its goal? If true, most helps to explain why the training failed
एक्सप्लेन द कॉन्ट्रडिक्शन बताना है, एक्सप्लेन द अपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, एक्सप्लेन द डिस्क्रिपेंसी और एक्सप्लेन द पैराडॉक्स, व्हाटसोएवर दे आस्किंग फॉर। देखते हैं पहला ऑप्शन, द ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिएटेड सिग्निफिकेंट एडिशनल कॉस्ट इन रनिंग द हेल्पलाइन। अगर वो एडिशनल कॉस्ट लग भी रही है तो कंपनी वाले तो कह रहे हैं ना हम कॉस्ट लगाने के लिए रेडी हैं, आप लोग सीखो, वहां पे आप लोग सीखो और ये कस्टमर केयर की जो प्रॉब्लम है, कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करो, इसलिए तो ट्रेनिंग प्रोग्राम करी। तो एक्स्ट्रा पैसा अगर लग भी रहा है कंपनी का तो लगने दो, वो तो कह रहे हैं, हमें पैराडॉक्स जस्टिफाई करना है कि कॉस्ट लगाने के बाद भी सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा। बी ऑप्शन, taking service agents out of the group answering calls at any given time causes the average wait time of callers to rise। ये हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, आई एम द कॉल सेंटर वर्कर। मैं वहाँ पे कॉल सेंटर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर पर्सन को टाइम स्लॉट अवेलेबल होता है। मान लो मैं वहाँ पे जॉब करने गया तो 8 घंटे के लिए एक पर्टिकुलर चेयर, एक पर्टिकुलर सिस्टम मेरे को अलॉट हो गया। उस 8 घंटे के अंदर उस सिस्टम को सिर्फ मैं ऑपरेट कर सकता हूँ और कोई ऑपरेट नहीं कर सकता। अब मान लो मैं वहाँ पे बैठा हूँ और मेरे को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया 12 बजे हाफ डे पे। 12 बजे के बाद नॉन स्टॉप कॉल आ रही है और मेरे सिस्टम को कोई ऑपरेट नहीं कर सकता, मेरी कॉल्स को कोई रिसीव नहीं कर सकता। अगर रिसीव नहीं कर सकता तो क्या बताइए आप, कोई भी कस्टमर अगर कॉल कर रहा होगा और रिसीव नहीं करेगा कोई कॉल, तो क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, जिस टाइम पे उससे ट्रेनिंग कर, जिस टाइम पे उसको आंसर करना चाहिए कॉल्स को, उस टाइम पे वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है तो उसकी कॉल्स को कोई रिसीव नहीं करेगा, इस वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो दिस कुड बी द रीजन। लेट्स टॉक अबाउट सी ऑप्शन, द ऑनगोइंग ट्रेनिंग डज नॉट कवर ऑल पॉसिबल कॉलर प्रॉब्लम्स। खत्म, चेक ही नहीं करना बेटा। ऑनगोइंग ट्रेनिंग डज नॉट कवर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द कस्टमर। बेटा ऑल प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर कहां से आ गया? मान लीजिए मैं एसी ऑपरेटर हूं, मुझे एसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो ट्रेनिंग का क्या फायदा अगर मैं एसी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को कवर ही ना कर पाऊं? ट्रेनिंग दे रही है कंपनी, हफ्ते में एक दिन आधा दिन आपको देना है, मैं उस ट्रेनिंग का बेनिफिट ही नहीं उठा पाया, तो ट्रेनिंग का फायदा क्या है? सी इज नॉट द आंसर, इट डजंट कवर्स द कॉन्ट्रडिक्शन। नेक्स्ट वन, द प्रोपोर्शन ऑफ रिपीट कॉलर्स टू द हेल्पलाइन इज लो, सो कॉलर्स हैव नो वे टू ऑब्जर्विंग दैट सर्विस एजेंट नॉलेज हैज इम्प्रूव्ड। वाह, उन्होंने कहा कि मेरे घर में एसी, एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे घर में एसी है, एसी खराब हो गया, मैंने कॉल करा, उसने जवाब नहीं दिया, मैंने कॉल ही नहीं किया उसको दोबारा। मैंने कॉल ही नहीं करा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी होगी, या रिड्यूस थोड़ी है, या इंक्रीज थोड़ी होगी। वो कह रही कि कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा ना। मेरे घर में फ्रिज है, फ्रिज खराब हुआ, मैंने कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने कॉल ही नहीं किया दोबारा, तो यहाँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। वो कह रहे कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, प्रॉब्लम रिड्यूस ही नहीं हुई। The rate of caller complaints has not decreased. आउटकम ही नहीं निकला। लास्ट वन, the company providing the helpline has lost customers due to their dissatisfaction with the quality of service both before and after the regular training began। ध्यान से पढ़ना ऑप्शन, company providing the helpline has lost customers, but the problem is here, कस्टमर थोड़ी खो गए, कस्टमर नहीं गए, कस्टमर्स की प्रॉब्लम अभी भी उतनी की उतनी ही है, दैट मीन कस्टमर अभी भी उनके साथ उतनी ही है। तो ये पैराडॉक्स थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, पैराडॉक्स सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन। ऑब्वियस सी बात है, जिस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे लोगों के कॉल्स को अटेंड करना चाहिए, उस टाइम पे अगर मैं ट्रेनिंग के लिए चला जाऊंगा तो उस स्लॉट पे जितनी भी कॉल आ रही होंगी उनको कोई रिसीव नहीं करेगा। जब रिसीव नहीं करेगा तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो ये जो प्रॉब्लम रिड्यूस होनी चाहिए थी, कंप्लेंट जो है डिक्रीज होनी चाहिए थी, डिक्रीज नहीं होगी। That's why B is the right answer। समझिए बात को, पैराडॉक्स में कुछ नहीं करना, आपको बस सिंपल सा पॉइंट उठाना है, किसी भी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन के पीछे रीजन जस्टिफाई करना है। मैंने रीजन जस्टिफाई कर दिया, ये जस्टिफाई हो गया, मैं इसको और किसी ऑप्शन से जस्टिफाई नहीं कर सकता तो ये जस्टिफाई कभी नहीं होगा। ठीक है, सिंपल होता है पैराडॉक्स को, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चलता है इस टॉपिक में। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक करते हैं। A recent archaeological expedition in northern Asia revealed a greater number of skeletons of animals that died about 1000 years ago। 1000 साल पहले कुछ जानवर मरे थे, उनका स्केलेटन मिला है।
Further research indicated that all the skeletons had been subjected to temperatures in excess of 300 degrees Celsius. वो स्केलेटन हमें जो मिले हैं उनके पीछे रीजन सिंपल सा दे दिया कि वो सारे जो मिले हैं वो टेम्परेचर एक्सेस होने की वजह से उनके स्केलेटन बन गए. एनिमल्स थे, टेम्परेचर राइज हुआ 300 डिग्री सेल्सियस पे, वो सारे के सारे जल गए. ठीक है. This fact provided grounds for speculation that they were killed and cooked by tribes that lived in northern Asia at the time. या तो मारा गया या फिर कुक करा गया. मार के पकाया गया ये तो श्योर है, क्योंकि वो 300 डिग्री सेल्सियस आग लगने के बाद ही बनेगी किसी के स्केलेटन में. After this, however, some of the skeletons belonged to animals that were considered sacred by those tribes and were never hunted or eaten. 1000 साल पहले कुछ जानवर थे, उनके स्केलेटन आज पाए गए. स्केलेटन बनने के पीछे उनका रीजन था कि वो 3300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भुने गए. ठीक है. अब वो भुन गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पीछे कोई रीजन होगा. सारे के सारे भुने गए, मास हुआ. मास मतलब लार्ज अमाउंट में. फैक्ट पता है, फैक्ट से पता चलता है कि नॉर्दर्न एशिया में कुछ ट्राइब्स थे, वो कुछ एनिमल्स को मार के पका के खा जाते थे. अब पका के खाया तो स्केलेटन मिलेंगे, ऑब्वियसली 300 डिग्री सेल्सियस होगा. बट प्रॉब्लम यहाँ है कि उन स्केलेटन्स में से कुछ स्केलेटन ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न एशिया है ना, नॉर्थ एशिया के जो लोग हैं, ट्राइब्स वाले थे, उनके लिए वो लोग सेक्रेड थे. दैट मीन्स पूजनीय. अगर हम लोग पूजा करते हैं किसकी, कोई एनिमल ले लो, लेट्स से टाइगर की पूजा करते हैं, ठीक है, तो हम टाइगर को मार के कभी नहीं खा सकते. अगर हम उनको मार के नहीं खा सकते तो 300 डिग्री सेल्सियस पे जले कैसे? तो उसके पीछे रीजन जस्टिफाई करना है. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द apparent contradiction, apparent discrepancy above? Simple. Let's talk about the options. The option is talking about, first option is some of the skeletons found during the expedition belong to animals that no longer inhabit in that area. ये तो पूरी तरह से अलग हो गया. हमें बताना है कि स्केलेटन्स मिले हैं, वो सारे के सारे स्केलेटन्स 300 डिग्री सेल्सियस पे जले हैं. हमें उस चीज को जस्टिफाई करना है कि सारे के सारे 300 डिग्री सेल्सियस पे कैसे जल गए. यहाँ इन्होंने बोला कि उनमें से कुछ स्केलेटन उस टाइप के थे ही नहीं, उस एरिया के थे ही नहीं, तो ये पैराडॉक्स थोड़ी जस्टिफाई कर रहा है. बी ऑप्शन, skeletons of most animals, ज़्यादातर, did not have damages typical of the skeletons of animals that have been killed, cut or cooked. ज़्यादातर एनिमल्स के जो स्केलेटन्स थे उनके स्केलेटन्स वैसे नहीं थे जैसे वो वाले एनिमल्स जिनको मार के पका के खाया गया था. ठीक. डजंट मैटर, दे आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर मास, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल द एनिमल्स. ना सम जस्टिफाई होता है ना मोस्ट जस्टिफाई होता है. बी सी ऑप्शन, ट्राइब्स दैट इनहेबिटेड Northern Asia 1000 years ago used fire to cook food. जस्टिफाई करते हैं. फायर 1000 साल पहले वो लोग फायर यूज करते होंगे, मैं मान रहा हूँ इस चीज को, लेकिन जिनकी वो पूजा करते थे उन्हें थोड़ी मार के खा जाएंगे. सेक्रेड का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट वन, another study indicated that there was a great famine in Northern Asia at that time which forced local tribes to look for alternative source of foods. फेमाइन मतलब भुखमरी. ठीक है. 1000 साल पहले नॉर्दर्न एशिया में एक भुखमरी का सिनेरियो आया था जिसकी वजह से वहां के ट्राइब्स के लोगों को ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड पे जाना पड़ा. तो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड का मतलब एनिमल थोड़ी होता है. ऑल्टरनेट खा रहे हैं वो, वैसे भी एनिमल्स खाते हैं, तो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड तो एनिमल के अलावा कुछ हुआ ना. सही. तो ये भी जस्टिफाई नहीं होता. लास्ट एक ऑप्शन बचा है. A further study indicated that evidences of a large fire that had occurred in Northern Asia approximately 1000 years ago. Northern Asia में 1000 साल पहले एक मास फायर हुआ. मास फायर मतलब सब कुछ जल गया. ठीक. सब कुछ जल गया, उसका एविडेंस मिला. क्योंकि सब कुछ जल गया तो वहां पे जितने भी एनिमल्स होंगे वो भी सारे जल जाएंगे. जलेंगे तो ऑब्वियसली 300 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर भी हो सकता है. हम सिर्फ इसको बात कर रहे हैं इन एक्सेस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस. इससे ज्यादा सही, इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है. तो जब मास फायर होगा तो सारे के सारे जलेंगे, ये श्योर है. तो सारे के सारों के स्केलेटन भी मिलेंगे, ये भी श्योर है. तो दैट्स व्हाई जो ई ऑप्शन है ना, ये मोस्ट जस्टिफाइड कर रहा है, मोस्ट जस्टिफाई कर रहा है हमारे पैराडॉक्स को जो पैसेज के अंदर गिवन है. सिंपल है.
आई होप कि पैराडॉक्स समझ में आ रहा होगा आपको धीरे धीरे. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल. Many tests on placebos continue to show that they work even though placebos do not contain the drug the patients believe it has. Many a patient has recovered from illness by simply swallowing placebo. Placebos क्या होता है? It's a fake medicine. दवाई की जगह आपको कुछ और दे देना. मान लीजिए मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैंने कहा मम्मी सर में दर्द हो रहा है, ग्लास में डिस्प्रिन घोल के दे दो पानी में. ठीक, मेरी मम्मी ने डिस्प्रिन की जगह मुझे ग्लूकॉन डी दे दिया. वो कहा पी ले, मैंने पी लिया, मैंने सोचा इसमें डिस्प्रिन होगी. अगले दिन मैं उठा, मेरा सर का दर्द गायब, छू मंतर. मुझे दवाई नहीं दी गई, बट स्टिल मेरी जो मेरे सर का दर्द था वो ठीक हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सप्लेन द पैराडॉक्स? दवाई नहीं दी फिर भी मेरा पेन सही हो गया. दवाई नहीं दी, मेरा पेन सही हो गया. द पेशेंट नीड्स टू नो दैट दे आर कंज्यूमिंग प्लेसिबोज. तो इट इज नॉट नेसेसरी. ठीक है, जरूरी नहीं है कि उनको बताया जाए. और ऐसा हो भी सकता है कि उन्हें बताएंगे तो हो सकता है कि ट्रीटमेंट भी ना हो. द पेशेंट्स फेथ दैट अ ट्रीटमेंट वर्क्स क्योर्स हिम बेटर देन एनी ड्रग. यस इट इज राइट. पेशेंट का फेथ है जिसने उसे सही करा है इंस्टेड ऑफ ड्रग. मेरी मम्मी की भी मुझे फेथ है कि वो मुझे दवाई देंगी, इसलिए मेरा सर का दर्द सही हुआ, इसलिए नहीं कि उसमें डिस्प्रिन की जगह प्लेसिबो था, ग्लूकॉन डी था. सी ऑप्शन. A doctor is sometimes forced to administer a placebo when he is not sure of the line of treatment. Khatam. If the doctor is not sure of the line of treatment, he should not do the treatment. Last one. Many drugs, many justified नहीं हो बेटा, restricted word है, check नहीं करना. Many drugs have adverse effects but placebos have none. ये लो, extreme आ गया. हो सकता है प्लेसिबोस के आपके एक्सट्रीम इफेक्ट्स हो जाए, एडवर्स इफेक्ट्स हो जाए, पॉसिबिलिटी होती है. सो दैट्स व्हाई मैं ये नहीं कह सकती कि उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट ही नहीं होगा. ओनली बी ऑप्शन इज द जस्टिफाइड आंसर एज पर द रिक्वायर्ड क्वेश्चन. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है क्लास पैराडॉक्स के बारे में, पैराडॉक्स डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है. आपको एक बार समझ में आना बहुत जरूरी है. आपने एक बार इसको समझा, आई डोंट थिंक सो कि इससे इजी टॉपिक आपके पूरी की पूरी सीआर के अंदर कोई है. सिंपल सा पॉजिटिव नेगेटिव रिलेटेड टू सेम सिनेरियो, रीजन बता दो, खत्म. क्वेश्चन. इन द 2020 होम्स एंड वर्क्स रिपोर्ट 49% of the men said they provide most or an equal amount of child care. 49% man, that means 51% female women. But only 31% of women gave their husbands that much credit. 49% आदमियों को लगता है कि वो चाइल्ड केयर करते हैं, एंड आउट ऑफ दैट 49 ओनली 31% women said कि उनके हस्बैंड ऐसा इतना काम करते हैं. दैट मीन्स 31% मतलब आउट ऑफ द 100% women ओनली 31% women said कि ये लोग इतना काम करते हैं. दैट मीन 49 का 31% हुआ कितना, 15 मान लो. दैट मीन according to this particular piece of information only 15 men doing the child care and 85 women doing the child care. Justified. Apart from that, the perception gap continued for cooking and house cleaning also. Cooking and house cleaning पे भी आया. More than 50% of the men said they do most or half of the work. More than 50% मतलब 51 मान लो. Justified. 70% of wives say that they do all of it. 70% women कह रही है कि हम करती हैं. ये तो 100% हो ही नहीं रहा है, तो 100 से ज्यादा हो गया, ये तो जस्टिफाइड नहीं है. आगे क्या बोला इन्होंने? पैराडॉक्सिकली psychologists said they both parties are correct. How it is possible? दोनों के दोनों सही कैसे हो सकते हैं? अगर दोनों के दोनों सही है तो 100% से ज्यादा हो गया. 100% से ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं. 100% मतलब 100, उससे आगे कहाँ होगा? ये जा रहा है आपका 121%. बट साइकोलॉजिस्ट ने कहा ये दोनों सच बोल रहे हैं. अब इस दोनों को अगर मैं सच मान लूं तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व कैसे करें? रीड द ऑप्शंस. Which of the following, if true, most help to resolve the paradox outlined above? Paradox क्या है? ये रहा paradox.
इस लाइन को जस्टिफाई करना है हमें। पहला पॉइंट, मैन एंड वीमेन परसीव द सेम वर्क एज डिफरेंटली वैल्यूएबल। ये हो सकता है, जैसे कि मैं एग्जांपल हूँ, मेरे पापा भी खाना बनाते हैं, मम्मी भी खाना बनाती है, ठीक है। मेरे पापा मैगी बनाते हैं, मम्मी राजमा चावल बनाते हैं, किसके खाने की वैल्यू ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली मम्मी के खाने की, क्योंकि मम्मी ने राजमा चावल रोटी सब कुछ बनाया, पापा ने सिर्फ मैगी बनाया। काम दोनों ने किया है, सेम काम किया है, पापा ने भी कुकिंग करा, मम्मी ने भी कुकिंग करा, लेकिन वैल्यू किसके काम की ज़्यादा है? मदर के काम की ज़्यादा है, इसलिए ये वाला पॉइंट जस्टिफाई करता है, ठीक है। बी ऑप्शन, इन द सर्वे एटलीस्ट 18% ऑफ द मैन आर और वुमेन लाइड, ये तो जस्टिफाई नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि दोनों की दोनों पार्टी सच बोल रही हैं, तो झूठ तो कोई बोलेगा ही नहीं, है तो जस्टिफाई नहीं होगा। मैन एंड वुमेन डू नॉट परफॉर्म द सेम टास्क एट होम। अगर वो दोनों सेम टास्क करते ही नहीं है तो कंपैरिजन कहां से आ गया? कंपेयर करने के लिए हमें बेस यूनिट चाहिए होती है, दैट मीन दोनों सेम काम कर रहे हो तभी मैं इसको जस्टिफाई कर पाऊंगा। नेक्स्ट वर्क, द सर्वे हैड मोर फीमेल रिस्पोंडेंट्स देन मेल रिस्पोंडेंट्स। खत्म। डी ऑप्शन में आंसर नहीं है। परसेंटेज का बेसिक रूल, परसेंटेज कहता है कि आपके पास यूनिट्स में बेसिक वैल्यू होनी बहुत जरूरी है। हाउ कुड यू से कि फीमेल जो है मेल से ज्यादा ही है? क्या पता फीमेल 800 हो स्टार्टिंग में और मेल 100 हो, क्या पता मेल आपके पास 800 और फीमेल 100 हो। जस्टिफाइड नहीं है आंसर, हो सकता है नहीं भी, तो पॉसिबिलिटी नहीं। हमें एपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मेन प्रिंसिपल रीजन चाहिए होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में रीजन बताए थे, दो होते हैं, फर्स्ट कॉज प्रिंसिपल कॉज, सेकंड ऑर्डिनरी कॉज। ये ऑर्डिनरी कॉज को जस्टिफाई नहीं करता कभी। सो द प्रिंसिपल कॉज इज ए ऑप्शन। सिंपल, इजी। आई होप कि पैराडॉक्स जस्टिफाई हो रहा होगा। एक और लास्ट एग्जांपल समझते हैं इसमें। A big budget movies often gross 2 or 3 times the cost of their production and marketing. However, most of the movie industry's total revenue comes from low budget movies. How could it be possible? उन्होंने कहा जो बिग बजट मूवीज हैं वो जितनी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मार्केटिंग में जितना भी पैसा लगता है, मान लो टोटल पैसा जितना भी लग रहा है उसका 3 या 4 गुना कमा लेते हैं। कवर 2 और 3 टाइम, 2 या 3 गुना कमा लेते हैं। मतलब मान लो जो पुष्पा मूवी उसको बनने में 100 करोड़ लगे तो वो 300 करोड़ की कमाई तो करेगी करेगी, ठीक है। बट फिर भी मूवी इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें ज्यादातर पोर्शन जो है वो लो बजट मूवीज का होता है। मोस्ट ऑफ द मूवी इंडस्ट्रीज टोटल रेवेन्यू कम्स फ्रॉम लो बजट मूवीज। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? लो बजट मूवीज ज्यादा कमा नहीं रही, फिर भी उनका रेवेन्यू ज्यादा है। उठाओ पॉइंट्स। क्वेश्चन इज which one of the following if true most helps to resolve the apparent contradiction above या discrepancy above? First, big budget movies need to sell many more tickets than do low budget movies just to recoup their production cost. ध्यान से पढ़ना इस ऑप्शन को। बिग बजट मूवीज नीड टू सेल मैनी मोर टिकट्स जस्ट टू रिकूप देयर प्रोडक्शन कॉस्ट। खत्म, चेक ही नहीं करना। वो ज्यादा टिकट बेचे, वो कम टिकट बेचे, डजंट मैटर, वो 2 से 3 गुना कमा लेते हैं। दैट मीन 100 करोड़ की मूवी पे 200 करोड़ का प्रॉफिट है उनका, ठीक। तो ये तो नहीं पैराडॉक्स को जस्टिफाई कर रहा। हमें बताना है कि इतना होने के बावजूद लो बजट मूवीज जो है वो, या फिर जो स्मॉल बजट, लो बजट या मीडियम बजट मूवीज है वो ज्यादा कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। सेकेंड इज देयर आर मैनी मोर लो बजट मूवीज प्रोड्यूस देन देयर आर बिग एंड मीडियम बजट मूवीज। जस्टिफाइड। मान लीजिए एक साल में 100 लो बजट मूवीज बनी और बिग बजट या मीडियम बजट मूवीज आपकी बनी है 10, तो क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी में लो बजट मूवीज ज्यादा होती हैं इसलिए उनका रेवेन्यू ज्यादा होता है प्रोपोर्शनेटली, इसलिए उनका रेवेन्यू ज्यादा होता है। तो ये जस्टिफाई तो कर रहा है। सी ऑप्शन। द मूवीज इंडस्ट्री रेवेन्यूज व्हेन एडजस्टेड फ्रॉम इन्फ्लेशन हैव डिक्लाइंड शार्पली इन द लास्ट 30 years. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू की टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, दे आर आस्किंग कि ये ज्यादा रेवेन्यू कैसे बता सकता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जस्टिफाई नहीं कर रहा। पिछले 30 साल में रेवेन्यू जो है गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, मेरी तरफ से 0 आ रहा है, मेरी तरफ से नेगेटिव हो, ये इस कॉन्ट्राडिक्शन को जस्टिफाई कैसे करेगा। डी ऑप्शन। बिग बजट मूवीज बिकॉज ऑफ देयर एलैबोरेट स्पेशल इफेक्ट्स कॉस्ट मोर इन इंश्योरेंस प्रीमियम्स देन लो बजट मूवीज डू। फिर वही पॉइंट जो पहला ऑप्शन बोल रहा है, अरे उनके इंश्योरेंस कॉस्ट, उनकी फलाना कॉस्ट, उनकी ढिमकाना कॉस्ट, उनकी हर कॉस्ट को मिलाने के बावजूद बाद में उनको 2 से 3 गुना प्रॉफिट होता है।
तो कितना ही प्रॉफिट होता रहे, ये पैराडॉक्स को जस्टिफाई नहीं कर रहा। लास्ट वन, द मोर टाइम अ कंपनी स्पेंड्स ऑन मेकिंग अ मूवी द मोर एक्सपेंसिव द मूवी इज। ज्यादा टाइम लगाते हैं इसलिए ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, हो जाए मेरी तरफ से पुष्पा 1000 करोड़ की बनी हो, क्या फर्क पड़ता है, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे, लो बजट मूवीज का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। सो इट इज ओनली पॉसिबल इन ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि लो बजट मूवीज इन नंबर्स बिग बजट मूवीज से ज्यादा बनती हैं, इन नंबर्स वो ज्यादा बनती हैं, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है टोटल रेवेन्यू में। ये जस्टिफाई कर रहा है हमारे कॉन्ट्रडिक्शन को, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। सिंपल, इजी है। आई होप कि आपको पैराडॉक्स समझ में आया होगा अभी तक हमने जितना भी समझा है। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द एबीएस सिस्टम। इफ यू नो अबाउट दिस फैक्ट कि जो कार्स वगैरह से होती हैं या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो एबीएस सिस्टम लॉन्च कर रहा था उन्होंने। एबीएस सिस्टम में क्या था, एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम। इसमें क्या होता है, गाड़ी धीरे धीरे रुकती है। अब एकदम से गाड़ी बहुत तेज स्पीड में चल रही है और अचानक से ब्रेक लगाया जाए तो उसमें क्या होता है, हो सकता है ड्राइवर जो है ड्राइविंग सीट से उठ के, हो सकता है शीशा पार करके तोड़ के आगे बाहर की तरफ निकल जाए, हो सकता है उसका सीवियर इंजरी हो जाए। बाइक्स में भी ऐसा होता है, एबीएस ना हो, आप डायरेक्ट ब्रेक लगाओ तो हो सकता है बाइक पलट जाए और पीछे वाला बंदा उठ के आगे की तरफ गिरे अगर स्पीड में गाड़ी हो तो, ठीक है। तो एबीएस सिस्टम लॉन्च करा जिसकी वजह से गाड़ी जो है धीरे धीरे रुकती है, मतलब एकदम से ब्रेक नहीं लगता, रुक रुक के ब्रेक लगने लगा, ठीक। इस सिस्टम के बारे में पैसेज आया, कंज्यूमर एक्टिविस्ट, व्हेन एंटी-लॉक ब्रेक वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इट वाज क्लेम्ड दैट दे वुड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मल्टीपल कार कॉलिजन्स। मल्टीपल कार कॉलिजन्स के जितने भी हमारे एक्सीडेंट्स वगैरह के सिनेरियो थे वो बहुत रिड्यूस हो गए, दे बाय सेविंग लाइफ्स। बट indeed, anti-lock brakes have reduced the incidence of multiple car collisions. But I maintain, however, that to save lives, automobile manufacturers ought to stop equipping cars with them. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को तो बेनिफिट होना चाहिए अगर वो एबीएस सिस्टम कार में लगाते हैं, लोगों के एक्सीडेंट कम होंगे, लोग ऑप्ट करेंगे उन व्हीकल्स को सबसे ज्यादा। बट स्टिल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इसके ऊपर ब्रेक लगाना पड़ा, दैट मीन इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को रोकना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा, उसके पीछे पर्टिकुलरली कोई मेजर रीजन होगा जरूर। लेट्स टॉक अबाउट दोज रीजंस। Which one of the following, if true, most helps to resolve the apparent conflict in the consumer activist statement? एक consumer activist जिसने statement डाली कि इससे जो है मैंने इसे मेंटेन करके रखना चाहिए, इससे बेनिफिट होता है, बट स्टिल जो कार मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने वो कहा कि हम इसको बैन करने वाले हैं। क्यों बंद करने वाले हैं, रिजॉल्व करते हैं पैराडॉक्स को। पॉजिटिव पॉइंट, एक्सीडेंट्स रुक रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट, इस पर ब्रेक लगा दिया फिर भी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पे। फर्स्ट पॉइंट, ड्राइवर्स एंड पैसेंजर्स इन ऑटोमोबाइल्स विद एंटी ब्रेक फील लेस वुल्नरेबल एंड आर दस लेस लाइकली टू वियर सीट बेल्ट्स। ड्राइवर्स और पैसेंजर्स, मान लीजिए गाड़ी की आगे वाली सीट पर, कंडक्टर सीट पे एक बंदा बैठा है और उन्हें पता है कि ब्रेक जो है अचानक से नहीं लगेगा तो इतना तेज झटका नहीं लगेगा कि हम बाहर जाके गिरे। तो हो सकता है कि वो लोग जो है ना अपने आप को वुल्नरेबल समझे, हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगने लगे कि अब सीट बेल्ट की तो जरूरत नहीं है। इसी वजह से, क्योंकि एबीएस की वजह से लोगों ने सीट बेल्ट पहनना बंद कर दिया था, इस वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि इस पे बैन लगाओ। क्लियर, जस्टिफाई होता है। सेकेंड ऑप्शन, the first option is justified. Second option कह रहा है आपसे, under some circumstances automobiles with traditional brakes stop just as quickly as do automobile with anti-lock brakes. एक कुछ circumstances, some circumstances, पहली बात तो restricted option है, but still ऑटोमोबाइल विद ट्रेडिशनल ब्रेक वैसे ही रुक जाते हैं जैसे एंटी ब्रेक सिस्टम में रुकते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ कुछ सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं। जो मेन सिनेरियो है, जब गाड़ी बहुत तेज चल रही हो तब थोड़ी एकदम से सेम वर्क करेगा। तो ये पैराडॉक्स को जस्टिफाई नहीं कर रहा। पैराडॉक्स क्या है, इसकी वजह से एक्सीडेंट होने बंद हो गए, बट स्टिल गवर्नमेंट ने इस पे एक ही मैन्युफैक्चरर पे बैन लगा दिया। सी ऑप्शन, for inexperienced drivers anti-lock brakes are easier to use correctly than are traditional brakes. Obviously it is easier for them, but ये argument paradox को justify थोड़ी कर रहा है। ये तो कह रहा है एंटी लॉक ब्रेक्स जो है उनको और ज़्यादा
गाड़ियों में डालो, जिससे कि जो ढंग से गाड़ी चलाना नहीं सीखते उनको मदद मिलेगी। तो ये तो इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं, बट यहाँ पे बोला गया कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग को रोक दिया गया। नो पैराडॉक्स रिजॉल्व। डी ऑप्शन सेड एंटी-लॉक ब्रेक्स आर कंसिडरेबली मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर देन आर ट्रेडिशनल ब्रेक्स। अब एक बात बताओ, एक गाड़ी की बात कर रहे हैं, गाड़ी 10 लाख रुपए की है, उन्होंने कहा ट्रेडिशनल ब्रेक के कंपैरिजन में एंटी लॉक ब्रेक महंगा आता है, तो गाड़ी की वैल्यू 1 लाख बढ़ा दो, और 50,000 बढ़ा दो, 20,000 रुपये बढ़ा दो, 10,000 रुपये बढ़ा दो, कितना महंगा हो जाएगा? किसी की जान से ज़्यादा कीमती थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि एंटी लॉक ब्रेक्स की कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, इस वजह से इस पर बैन लगा दिया। नो, दैट्स नॉट द आंसर। इन द लास्ट ऑप्शन, anti-lock brakes are no more effective preventing multiple car accidents than in preventing other kinds of traffic accidents. ये थोड़ी जस्टिफाई कर रहे हैं कि कुछ सिनेरियोज में तो ये बेनिफिशियल है, कुछ सिनेरियो में बेनिफिशियल नहीं, इसलिए इस पे बैन लगा दो, इसलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग को जो है रोक दो। ये पैराडॉक्स थोड़ी जस्ट पैराडॉक्स है, बेनिफिट है, स्टिल इसकी इसको रोक दिया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग रोक दी गई, इसे गाड़ी में इक्विप करने के लिए मना कर दिया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा वुल्नरेबल हो गए थे, बहुत ज़्यादा इजी वे में लेके चल रहे थे इस चीज़ को। उन्होंने कहा कि एंटी लॉक ब्रेक तो है ही, धीरे धीरे गाड़ी रुक जाएगी, तो सीट बेल्ट पहनने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि लोगों ने सीट बेल्ट पहननी बंद कर दी थी, इस वजह से ये पॉइंट आपके पैराडॉक्स को जस्टिफाई कर रहा है। सिंपल, ईजी है क्लास। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। वेरी गुड पॉइंट, कुजीन। कुजीन का मतलब डिशेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या बोला क्वेश्चन में? कुजीन फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर काइंड्स ऑफ फूड इन इंडिया। कुजीन फ्रॉम नॉर्थ ऑफ चाइना, इंडिया के अंदर नॉर्थ चाइनीज फूड की जो है बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो। बट दिस इज नॉट द केस फॉर साउदर्न चाइनीज कुजीन। बट साउदर्न चाइनीज का जो फूड है उसके साथ सेम सिनेरियो नहीं चल रहा। In fact, in a recent survey, Southern Chinese cuisine was voted one of the least popular styles of cooking in the country. एक सर्वे किया गया, उसके अकॉर्डिंग पता चला कि साउदर्न चाइनीज जो है सबसे ज्यादा लीस्ट पॉपुलर में काउंट होता है। मोस्ट पॉपुलर में नॉर्दर्न कुजीन ऑफ नॉर्थ चाइना, और लीस्ट पॉपुलर में आ गया कुजीन फ्रॉम साउदर्न चाइना। ऐसा क्यों? दोनों के दोनों चाइनीज फूड है, एक चाइनीज फूड यहाँ है, एक चाइनीज फूड यहाँ है, ऐसा क्यों चल रहा है? अब इसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट हेल्प टू रिजॉल्व द अपरेंट पैराडॉक्स डिस्क्राइब्ड अबव। पॉपुलैरिटी, मोस्ट पॉपुलैरिटी और लीस्ट पॉपुलैरिटी रिलेटेड टू द सेम कंट्री, इसको जस्टिफाई करना है। उठाओ ऑप्शन। पहला, Southern Chinese cuisine frequently incorporates obscure ingredients that are difficult to locate, while the ingredients necessary to prepare Northern Chinese cuisine are easily found in most Indian grocery stores. ये कह रहा है साउदर्न चाइनीज कुजीन जो है, जो भी डिशेस वगैरह है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं वो बहुत रेयरली मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इस वजह से वो वाला टेस्ट मेंटेन नहीं कर पाते जो चाइना में मेंटेन कर रहे थे। इंडिया में उनको वो इंग्रेडिएंट्स मिलते ही नहीं आसानी से। लेकिन नॉर्दर्न चाइनीज फूड जो है, कुजीन जो है, उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स चलते हैं वो उनको आसानी से मिल जाते हैं। नॉर्दर्न वालों को इजीली मिल जाते हैं इसलिए वो पॉपुलर है, साउदर्न वालों को इजीली नहीं मिलते इसलिए वो पॉपुलर नहीं है। जस्टिफाई हुआ है। बी ऑप्शन कह रहा है इमिग्रेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ चाइना ब्रॉट देयर लोकल कुजीन्स विद देम व्हेन दे केम टू इंडिया इन ग्रेट नंबर्स इन द 17th and 18th सेंचुरी। खत्म। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो लोग यहाँ पे आए थे वो अपने इंग्रेडिएंट्स अपने साथ लाए थे, और वो इंग्रेडिएंट्स आज भी 21वीं शताब्दी में भी चल रहे हैं। ये कैसे जस्टिफाई होगा? ये पैराडॉक्स कैसे रिजॉल्व करेगा? ये ऑप्शन सी ऑप्शन। Northern Chinese cuisine has recently become more popular in India than the Italian cuisine. Khatam. We are not talking about Italian cuisine, which for many years was this country's favorite international food. Southern cuisine का तो मतलब ही नहीं है, Italian food कहाँ से आ गया? पैराडॉक्स रिजॉल्व नहीं हो रहा। पैराडॉक्स क्या है? नॉर्दर्न चाइनीज फूड एंड साउदर्न चाइनीज फूड। लास्ट ऑप्शन, नॉर्दर्न चाइनीज कुजीन इज मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबर इंटेंसिव टू प्रिपेयर देन साउदर्न चाइनीज कुजीन। ये उल्टा बोल रहा है। नॉर्दर्न चाइनीज कुजीन को बनाने में टाइम लगता है कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में, तो इस वजह से ये फेमस है।
क्योंकि वो ज़्यादा टाइम ले रहा है इसलिए वो फेमस हो गया, ये कैसे जस्टिफाई हुआ? रॉन्ग. द मोस्ट फेवरेबल आंसर फॉर रिजॉल्विंग दिस काइंड ऑफ पैराडॉक्स इज क्योंकि साउदर्न चाइनीज कुजीन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं होते, इस वजह से उनकी डिशेस का वो टेस्ट नहीं आता जो चाइना में एक्चुअली में आता है. नॉर्दर्न चाइनीज फूड के जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं किसी भी ग्रोसरी स्टोर में, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फेमस ये है और कम फेमस कौन सा है? साउदर्न चाइनीज कुजीन. ठीक है, सिंपल. सो ए ऑप्शन इज द राइट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द पैसेज इन द क्वेश्चन. सो नाउ इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया है पैराडॉक्स के ऊपर, हाउ टू रिजॉल्व द पैराडॉक्स, हाउ टू इलस्ट्रेट द पैराडॉक्स और एक्सप्लेन द पैराडॉक्स और डिस्क्रिपेंसी और अपरेंट कॉन्ट्राडिक्शन. किसी भी वर्ड से आपके पास आ जाए क्वेश्चन, आप कंफ्यूज मत होना, आपसे क्वेश्चन पैराडॉक्स से रिलेटेड ही पूछा जा रहा है. ठीक है, इलस्ट्रेट हो या आइडेंटिफाई हो बात एक है, एक्सप्लेन और रिजॉल्व हो बात है कि सॉल्यूशन बताना है या रीजन बताना है. सिंपल. आई नो कि पैराडॉक्स के अंदर हमने ज़्यादा क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन नहीं किया, बट ऐसी मोर वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा जिसमें पैराडॉक्स से रिलेटेड आपके डायरेक्ट पैसेज से क्वेश्चन जस्टिफाई हो, चाहे वो मॉक से रिलेटेड हो चाहे बिना मॉक के पैसेजेस में आपके सामने लेके आऊँ. क्लियर? आई होप कि आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. पैराडॉक्स में जो आपका बेसिक प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एग्जाम में आए पैराडॉक्स, बट अगर आ जाए तो आप ये मत भूलिएगा जो यहाँ पे पढ़ाया है, आपको ये याद रहा तो पैराडॉक्स का क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा, ये श्योर है. क्लियर? सो ऐसे ही मोर वीडियोस के साथ, मोर फैक्ट्स के साथ, अदर टॉपिक्स के साथ मिलते हैं आपसे फिर से. तब तक के लिए जुड़े रहिए लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स के साथ. हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय, टेक केयर.